नमस्कार। सोचिए जरा, एक ऐसा साम्राज्य जो आज के भारत से भी कई ज्यादा बड़ा है, लेकिन उस तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए ना इंटरनेट है, ना टीवी और ना ही फोन। तो फिर एक शासक अपनी बात अपनी प्रजा तक कैसे पहुंचाएगा? आज हम मौर्य साम्राज्य की कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने पत्थर को ही अपना मीडियम बना लिया। एक ऐसी आवाज जो हजारों साल बाद भी हमें सुनाई देती है। जरा इस स्तंभ को देखिए। ये सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये एक भुला दिए गए साम्राज्य की सोच और उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि असली शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि विचारों में होती है। तो सवाल वही है, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ कैसे रखा जा सकता है? इसका जवाब मौर्यों ने आर्किटेक्चर में ढूंढा। तो चलिए उनकी पत्थर की इस भाषा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मौर्य आर्किटेक्चर में जो बदलाव आया, वो सिर्फ बिल्डिंग बनाने को लेकर नहीं था। ये एक नए दर्शन, एक नए समाज की नींव रखने जैसा था। एक ऐसा संदेश जो युद्ध से शांति की तरफ ले जा रहा था। ये सब शुरू हुआ श्रमण परंपरा की उदय के साथ। ये वो तपस्वी थे जो भव्य यज्ञों और रीति रिवाजों की जगह ध्यान और आत्म अनुशासन से ज्ञान की खोज करते थे। तो जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जो इसी परंपरा का एक हिस्सा था, तो पूरे साम्राज्य का संदेश ही बदल गया। अब इमारतें सिर्फ राजा की ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए बनाई जाने लगीं। अच्छा, मौर्य कला को हम दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है दरबारी कला, यानी वो बड़े बड़े स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स जिन्हें ताकत और दर्शन को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। मौर्य महलों की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि मेगास्थनीज और फाहियान जैसे विदेशी यात्रियों ने उन्हें देखकर कहा कि ये इंसानों ने नहीं, बल्कि देवताओं ने बनाए हैं। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये पूरे साम्राज्य की शान और शक्ति का एक लाइव डेमो थी। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। इन शानदार महलों को बनाने के लिए मुख्य रूप से लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था, और इसकी प्रेरणा उन्हें मिली थी पर्शियन अकेमेनिड महलों से। यही वजह है कि आज समय की मार के चलते उनके बहुत कम निशान बचे हैं। महलों के अलावा मौर्यों ने एक और कमाल की चीज बनाई, अशोक स्तंभ। आप इन्हें एक तरह का एंशिएंट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क समझ सकते हैं। इन पर सम्राट के फरमान और धर्म के नैतिक सिद्धांत खुदवाए गए थे, ताकि संदेश हर कोने में, हर किसी तक पहुंच सके। हर स्तंभ का एक खास डिजाइन होता था। देखिए, सबसे नीचे होता था शैफ्ट, जो एक ही पत्थर को तराश कर बनाया जाता था। उसके ऊपर कमल या घंटी के आकार का कैपिटल, जो पवित्रता का प्रतीक था। फिर आता था अबेकस, एक छोटा सा बेस, और सबसे ऊपर बैठता था एक शक्तिशाली जानवर जैसे शेर या बैल, जो साम्राज्य की शक्ति और बुद्ध के संदेश दोनों को दिखाता था। हाँ, ये बात सही है कि प्रेरणा पर्शियन पिलर्स से ली गई थी, लेकिन मौर्यों ने इसे बिल्कुल अपना एक यूनिक स्टाइल बना दिया। देखिए, उनके स्तंभ एक ही विशाल पत्थर से बने होते थे, जिनकी सतह एकदम चिकनी शीशे जैसी होती थी। वो अकेले खड़े होते थे, जबकि पर्शियन स्तंभ अक्सर किसी बड़ी इमारत का हिस्सा होते थे और कई टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे। और इन स्तंभों का असली मकसद तो कम्युनिकेशन था। अशोक के संदेशों को स्थानीय भाषाओं जैसे पाली और प्राकृत में लिखा गया था। ये लोगों की सुरक्षा और धम्म, यानी नैतिक जीवन जीने के तरीकों को साम्राज्य के दूर दराज के कोनों तक पहुंचाते थे। दरबारी कला का एक और बड़ा उदाहरण है स्तूप। ये एक तरह के पवित्र टीले थे, जिनमें बुद्ध या दूसरे पवित्र भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे। इसके मुख्य हिस्से थे अंड यानी गुंबद, उसके ऊपर हर्मिका नाम की एक चौकोर बाड़, और सबसे ऊपर छत्र, जो एक तरह से शाही सम्मान का प्रतीक था। स्तूप सिर्फ पूजा की जगह ही नहीं थे, वे पब्लिक स्टोरी टेलिंग के सेंटर भी थे। उनकी दीवारों और गेट पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं को उकेरा गया था। ये बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां थीं, जो नैतिकता का पाठ सिखाती थीं। मतलब ये स्तूप पत्थर की एक खुली किताब की तरह थे, जिसे कोई भी पढ़ सकता था। तो चलिए अब राज्य के बड़े बड़े प्रोजेक्ट से हटकर उस कला की बात करते हैं जिसे लोकप्रिय कला कहा जाता है। ये ज्यादा पर्सनल और फंक्शनल थी, जो आम लोगों और भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ लकड़ी से बने वो आलीशान महल थे, जो वक्त के साथ खत्म हो गए, और दूसरी तरफ साधारण चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं हैं, जो आज भी वैसी की वैसी खड़ी हैं। कितनी अजीब बात है ना? जो सत्ता के लिए बना वो मिट गया, और जो तपस्या के लिए बना वो अमर हो गया।
इन गुफाओं जैसे कि बराबर की गुफाओं को भिक्षु अपने विहार यानी रहने की जगह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इनकी सबसे हैरान करने वाली खासियत थी इनकी अंदर की दीवारें, जिन्हें ऐसा पॉलिश किया गया था कि वो आज भी शीशे की तरह चमकती हैं। तो फिर मौर्य आर्किटेक्चर की विरासत क्या है? ये सिर्फ कुछ खंडहरों और स्तंभों तक ही सीमित नहीं है, इसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। मौर्य कला का शायद सबसे मशहूर नमूना है सारनाथ का ये लायन कैपिटल। इसे अशोक ने उस जगह बनवाया था जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये शांति और धर्म के पहिए की शुरुआत का प्रतीक है। और यहीं से जुड़ता है हमारा अतीत हमारे आज से। अशोक के इसी सारनाथ स्तंभ को आजाद भारत ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। एक प्राचीन साम्राज्य का संदेश आज एक आधुनिक राष्ट्र की पहचान बन चुका है। मौर्यों ने तो पत्थर में अपने आदर्शों को हमेशा के लिए कैद कर दिया, पर यहाँ एक सवाल उठता है, आज हम जो गगनचुंबी इमारतें और स्मारक बना रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को हमारे समाज और हमारे मूल्यों के बारे में क्या कहानी सुनाएंगी? इस पर सोचिएगा जरूर।